Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Sadaqat Ali, your biology teacher. Students, हम चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसी सिलसिले में लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने डिफाइन किया था, उसी बात को लेकर हम आगे चलेंगे कि फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स, अगर हम लफ्ज़ के ऊपर गौर करें, RED रेड मीन रिडक्शन एंड OX ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन। रिडक्शन के पहले 3 अल्फ़ाबेट लिए रेड, ऑक्सीडेशन के पहले 2 अल्फ़ाबेट लिए OX, तो दोनों को मिलकर बना दिया रिडॉक्स प्रोसेस। रिडॉक्स प्रोसेस से मुराद दोनों यहाँ पे रिएक्शन हो रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहे हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। Water is oxidized into oxygen and carbon dioxide is reduced into glucose in the presence of sunlight with the help of chloroplast. स्टूडेंट, हम जानते हैं केमिस्ट्री में रिडक्शन को हम डिफाइन करते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन को हम डिस्कस करते हैं, डिफाइन करते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट ये देखें, ये फोटोसिंथेटिक इक्वेशन आपके सामने है। ये जो इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो इसमें वाटर की ब्रेकडाउन होती है जिसको हम फोटोलाइसिस कहते हैं। इस वाटर की ब्रेकडाउन के रिजल्ट के तौर पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो रिडक्शन क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की यहाँ पे देखें रिडक्शन हुई कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई। इसने इलेक्ट्रॉन, कार्बन डाइऑक्साइड ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और हाइड्रोजन को गेन किया और रिजल्ट के तौर पर शुगर बना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हुई, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई, इनके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हम इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो चूंकि दोनों प्रोसेस एक ही रिएक्शन के, रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है एक इक्वेशन में, हम इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस इज द रिडॉक्स प्रोसेस। रिएक्शन द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के 2 मेन रिएक्शन है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, विच यूज लाइट डायरेक्टली। इस प्रोसेस के लिए डायरेक्ट लाइट एनर्जी की जरूरत होती है। दूसरा फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, विच डू नॉट यूज लाइट डायरेक्टली। इसके लिए डायरेक्टली हमें लाइट की जरूरत नहीं होती। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इसको हम ऑक्सीडेशन फेज या इसको हम फोटोलाइसिस भी कहते हैं। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। हम बात कर रहे हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन की, जिसमें लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं या दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। इट इज देन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। रिड्यूसिंग एंड एजिमिलेटरी पावर्स आर प्रोड्यूस। इस प्रोसेस के दौरान रिड्यूसिंग एंड एजिमिलेटरी पावर, NADPH2 चूंकि ये हाइड्रोजन आयन देता है, हम इसको कहते हैं ये रिड्यूसिंग पावर है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये। एंड एजिमिलेटरी पावर, ATP और NADPH ये एजिमिलेटरी पावर भी कहलाते हैं। क्यों? ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में, केल्विन साइकिल में या डार्क रिएक्शन में ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं एजिमिलेटरी पावर। यूज, ये जो NADPH2 हाई एनर्जी कंपाउंड, ATP हाई एनर्जी कंपाउंड, यूज्ड इन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ये फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, इनके डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पर हमें एटीपी हाई एनर्जी कंपाउंड, NADPH निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाई एनर्जी कंपाउंड, और साथ हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो स्टूडेंट आपने ये देखना है, ये देखिए आपके सामने ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस है। अभी जो मैंने आपको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस के बारे में बताया, ये ओवरऑल है फोटोसिंथेसिस का व्यू। तो अभी हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसको हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, ये सारा का सारा प्रोसेस, और दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ये इसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, यानी कि ये डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जरा तवज्जो से बात सुनिए, ये स्ट्रक्चर जो सारा दिया हुआ है ये एक क्लोरोप्लास्ट का है। इसमें ये आपके जो ग्रीन से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे ग्राना है। ये देखो आपको ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ग्राना। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन इसमें या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ कि लाइट एनर्जी आ रही है इस ग्राना के ऊपर, यानी कि थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के ऊपर बढ़ रही है। ये जो ग्राना की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल अरेंज हैं जो कि फोटोसिस्टम 2 फोटोसिस्टम 1 बना रहे हैं। और इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में या लाइट रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है वाटर के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन। इसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस। ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा लाजमी फोटोलाइसिस ना, ये फोटोलाइसिस का प्रोसेस भी यहाँ पे हो रहा है। फोटोलाइसिस होता कैसे है कि वाटर के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हुई, फोटो मीन लाइट, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, वाटर के मॉलिक्यूल की यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रही है। अब जब वाटर के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी यहाँ पे, तो वाटर के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। ऑक्सीजन तो इन्वायरमेंट में खारिज हो गई। अब इस ये जो लाइट फोटोसिस्टम 2 है, फोटोसिस्टम 1 है, ये लाइट एनर्जी को यूज करते हैं। सेल के अंदर ऑलरेडी पुअर एनर्जी कंपाउंड एडीपी और एनएडीपी प्लस होते हैं, ये पुअर एनर्जी कंपाउंड है। ये इस साइकिल में आए, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल ने लाइट एनर्जी को फोटो कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी की फॉर्म में एटीपी NADPH2 या NADPH हाई एनर्जी कंपाउंड की फॉर्म में रिलीज कर दिया। ये पुअर एनर्जी कंपाउंड साइकिल में आए, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो लाइट रिएक्शन के तौर पर हमें कौन सी चीज मिली? एटीपी, NADPH हाई एनर्जी कंपाउंड और ऑक्सीजन। जरा गौर करें, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इसको हम ऑक्सीडेशन फेज भी कहते हैं, फोटोलाइसिस भी इसमें होती है। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इट इज देन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि एटीपी में NADPH2 की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। देखें ये आपके सामने, लाइट रिएक्शन में हमें क्या चीज मिली? एटीपी, NADPH हाई एनर्जी कंपाउंड, इनको हम रिड्यूसिंग और एजिमुलेटरी पावर भी कहते हैं, और साथ हमें ऑक्सीजन भी मिली। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, स्टूडेंट ये गौर करें जरा, इसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या इसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि अब ये हाई एनर्जी कंपाउंड जो कि लाइट रिएक्शन में बने थे, अब ये इस साइकिल में आएंगे। इसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, साइंटिस्ट के नाम की मुनासबत से, जिसका नाम था मेल्विन केल्विन, उसने इनको इसको डिस्कवर किया था, उसके नाम की मुनासबत से इसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि इसके लिए डायरेक्ट लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इसलिए नहीं हम इसको डार्क रिएक्शन कहते कि शायद ये अंधेरे में होता है, नहीं, क्योंकि इसके लिए लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं है डायरेक्टली, हम इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। इसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो फिर किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी एंड NADPH, चाहे दिन हो या रात हो, जब तक एटीपी और NADPH अवेलेबल होंगे ये वाला प्रोसेस होता रहेगा। मसलन प्लांट ने दिन के वक्त बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस की
उसके रिजल्ट के तौर पर बहुत एटीपी और एनएडीपीएच बने। लेकिन सूरज गुरूब हो गया, रात का वक्त है, लाइट अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्लांट सेल को एटीपी और एनएडीपीएच अवेलेबल है। इन दोनों कंपाउंड की वजह से, एटीपी और एनएडीपीएच की वजह से ये वाला प्रोसेस होता रहेगा। कब तक होता रहेगा? जब तक ये वाले मॉलिक्यूल खत्म नहीं हो जाते। तो स्टूडेंट, सेल के अंदर एक ऑलरेडी कंपाउंड होता है आरयूबीपी, राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये पूरे, ये भी हम ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं ना, कि ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है। इसके हम एक एक चीज को इंशाल्लाह नेक्स्ट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सेल के अंदर ऑलरेडी एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है आरयूबीपी, राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट। यहाँ पे एंजाइम बिस्को, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को और ये आरयूबीपी को मिला के 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। यानी एक साइक्लिक प्रोसेस है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस की फॉर्म में थी, यहाँ पे आके फिक्स हो गई और ये केमिकल के फॉर्म में 3 फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्म में हमें कंपाउंड मिल गया। इसी तरीके से ये प्रोसेसिंग होती रहती है और G3P, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये हाई एनर्जी कंपाउंड सुक्रोज यानी कि बनाते रहते हैं। ये स्टार्च या ग्लूकोज बनाते रहते हैं। G3P स्टार्च और ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होती रहती है या सुक्रोज की फॉर्म में ये रिलीज होती है। तो ये यानी कि ग्लूकोज बनाने में काम आता है G3P। ग्लूकोज क्या चीज है? केमिकल एनर्जी। कहाँ से आई? इन केमिकल्स ने अपनी एनर्जी साइकिल में दी, क्योंकि ये साइकिल तब चलेगा जब ये एटीपी और एनएडीपीएच अवेलेबल होंगे। इन्होंने अपनी एनर्जी साइकिल में दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए लगा दी। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। खुद एटीपी या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देने के बाद एडीपी पुअर एनर्जी कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। एनएडीपीएच अपना हाइड्रोजन रिड्यूसिंग पावर यहाँ पे दे देगा साइकिल में, और खुद ये पुअर एनर्जी कंपाउंड में कन्वर्ट होके दोबारा लाइट रिएक्शन की तरफ आएंगे। अपनी एनर्जी ये साइकिल में डार्क रिएक्शन में देते जाएंगे। इसके रिजल्ट के तौर पर शुगर बनती जाएगी, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही है केमिकल एनर्जी में, और ये पुअर हाई एनर्जी कंपाउंड जो कि लाइट रिएक्शन से बन के आए थे, अब ये अपनी एनर्जी साइकिल में देके खुद पुअर एनर्जी कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए। अब ये दोबारा साइकिल में आएंगे। इस तरीके से ये वाला प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। हम ओवरऑल प्रोसेस फिर कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी इनटू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये नहीं है कि टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर डालें और लाइट एनर्जी क्लोरोफिल होती है, ये चीजें बन जाती है। नहीं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। वाटर की कहीं पे ब्रेक डाउन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पे इन्वॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन कहीं से निकल रही है, सुक्रोज यानी कि शुगर ग्लूकोज कहीं पे बन रही है। लेकिन हम जब समराइज करते हैं, हम फिर कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है, NADPH प्रोवाइड एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। अभी मैंने आपको बताया ATP प्रोवाइड केमिकल एनर्जी। दिस फेज इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। डू नॉट यूज लाइट डायरेक्टली, क्योंकि ये इन दो पावर के ऊपर डिपेंड करता है। कैन टेक प्लेस बोथ इन द लाइट एंड डार्क। ये लाइट और डार्क दोनों में हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ NADPH एंड ATP। कैन टेक प्लेस बोथ इन लाइट एंड डार्क if NADPH2 and ATP are available। अगर ये अवेलेबल है तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन होता रहेगा, वरना प्रोसेस रुक जाएगा। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्सॉर्ब सोलर एनर्जी, देन फोटोसिंथेसिस अकर। Photosynthetic pigments are organized into cluster called photosystem in the thalakite membrane. Here solar energy is efficiently absorbed and utilized. स्टूडेंट, ये देखिए, ये फोटो सिस्टम आपको नजर आ रहा है। फोटो सिस्टम है क्या कि जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना होते हैं। ग्राना हमें पता ग्रीन कलर के होते हैं, क्यों? इनके ऊपर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं, थैलेकाइट मेम्ब्रेन के ऊपर, ग्राना के ऊपर। तो ये जो ग्राना के ऊपर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है, ये क्लस्टर की फॉर्म है। देखो, आपको क्लस्टर नजर आ रहा है।
क्लस्टर की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज हैं कि ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और कैप्चर करने के बाद ये क्लोरोफिल को दे देते हैं रिएक्शन सेंटर में। तो ईच फोटो सिस्टम, ये मिलके फोटो सिस्टम बनाते हैं। मैंने आपको फोटो सिस्टम के बारे में बताया कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइज होते हैं और ये फोटो सिस्टम बनाते हैं। फोटो सिस्टम में क्या क्या चीजें शामिल हैं? अ लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड अ रिएक्शन सेंटर। देखिए स्टूडेंट आपके सामने ये एंटीना, जैसा वो पुराने जमाने में टीवी के एंटीना होते थे ना, इस तरह ये एंटीना है। एंटीना से मुराद क्या है कि ये लाइट एनर्जी को कैप्चर कर रहे हैं ये वाले मॉलिक्यूल, एंटीना कॉम्प्लेक्स। और दूसरा ये वाला जो थोड़ा सा डार्क आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, ये है रिएक्शन सेंटर। साथ ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद है। तो ये फोटो सिस्टम आपके सामने सारा का सारा स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम में दो चीजें शामिल हैं, एक एंटीना कॉम्प्लेक्स और उसके साथ साथ हमें रिएक्शन सेंटर दिखने में मिल रहा है। एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्या चीजें हैं? कंसिस्ट ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनाइड्स, मोस्ट ऑफ देम फॉरवर्ड एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर। तो ये जो सारे के सारे मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं, ये एंटीना पिगमेंट है, एंटीना कॉम्प्लेक्स है। किससे मिलकर बना हुआ है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स। ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और कैप्चर करके कहाँ पे लेके आते हैं? रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एनर्जी को शिफ्ट करते हैं। रिएक्शन सेंटर क्या है? वन और मोर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन, ये दो चीजें इसमें शामिल है। इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, साथ ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर भी आपके सामने हमें नजर आ रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिहाज से। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल और रिएक्शन सेंटर एंड एसोसिएटेड प्रोटीन आर क्लोजली लिंक्ड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखिए स्टूडेंट, अगर हम डायग्राम में देखें तो हमें रिएक्शन सेंटर जिसमें क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो रिएक्शन सेंटर में क्या है? वन और मोर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए हो सकते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो सकता है, एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी हमें दिखने में मिलता है। तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये एटीपी की फॉर्मेशन करता है। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं फोटो सिस्टम्स, ये मिलके फोटो सिस्टम बनाते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, इस तरह के मॉलिक्यूल मिलके क्या बना देते हैं? फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम दो तरह का है, फोटो सिस्टम वन, फोटो सिस्टम टू। इनको हम वन और टू क्यों कहते हैं? इनकी डिस्कवरी के लिहाज से। फोटो सिस्टम वन को हम PS1 भी कहते हैं, क्यों? ये पहले डिस्कवर हुआ था। फोटो सिस्टम टू को हम PS2 भी कहते हैं, क्योंकि ये बाद में डिस्कवर हुआ था। अब हम देखेंगे फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू में क्या फर्क है। फोटो सिस्टम वन हैज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर में एब्जॉर्ब बेस्ट द लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर, इसको हम P700 भी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये फोटो सिस्टम वन, ये फोटो सिस्टम टू। इसमें जो सेंटर में रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, ये 700 नैनोमीटर वाली रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है, हम इसको कहते हैं फोटो सिस्टम वन। जो फोटो सिस्टम टू है, इसमें जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर में ये 680 नैनोमीटर वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं फोटो सिस्टम टू। वन और टू कहते हैं क्यों? डिस्कवरी की वजह से।
फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था, फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ था। तो स्टूडेंट देखिए, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स, ये रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी चीजें अभी मैंने आपको बताया है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनाइड्स। रिएक्शन सेंटर में कौन सी चीज है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, और साथ ये देखिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेप्टर, साथ पूरी चेन है, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसायनिन। इसी तरीके से ये फोटो सिस्टम 1 है, तो ये रिएक्शन सेंटर, ये बाहर की तरफ है एंटीना कॉम्प्लेक्स, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इसके जरिए हमें देखिए फिर एटीपी के मॉलिक्यूल की, देखें इस लाइट रिएक्शन में हमें एटीपी के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन नजर आ रही है। तो फोटो सिस्टम 1 क्या है, हैज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, एब्जॉर्ब बेस्ट द लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बात है। इज कॉल्ड पी 700, इसको हम पी 700 भी कहते हैं। इसी तरीके से फोटो सिस्टम 2 हैज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, एब्जॉर्ब बेस्ट द लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर, इसको हम पी 680 भी कहते हैं। ईच सिस्टम हैज इट्स ओन रिएक्शन सेंटर। हम देखा 1 में अपना रिएक्शन सेंटर है, 2 में अपना रिएक्शन सेंटर है। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट नियर बाय, इनके साथ ही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होता है, अभी हमने देखा है। दिस ट्रैप द एनर्जी, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिएक्शन सेंटर। ये रिएक्शन सेंटर से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करते हैं, देन पासिस इट टू सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। फिर एक इनके साथ जो सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जैसे प्लास्टो क्यूनोन है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, प्लास्टोसायनिन है, ये उनको शिफ्ट करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन को, जो कि अल्टीमेटली एटीपी और एनएडीपीएच बनाने में हेल्पफुल होते हैं। ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड टू जनरेट एटीपी बाय केमियोस्मोसिस। इस प्रोसेस के जरिए देखे स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किए, ये लाइट एनर्जी, यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आई एनर्जी, लाइट एनर्जी फोटोन की फॉर्म में, जहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे चले गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जहाँ पे प्लास्टोक्विनोन, साइटोकॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, और इस दौरान यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन हुई। तो स्टूडेंट लाइट रिएक्शन आज का हमारा टॉपिक था, और आपने देखा होगा इसके रिजल्ट के तौर पर हमें एटीपी और एनएडीपीएच मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से एटीपी की फॉर्मेशन होती है और किस तरीके से एनएडीपीएच2 की फॉर्मेशन होती है। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।